Regards from Maria Institute of English Medium. In last session we have seen about the refraction of a light through a triangular glass prism के अंदर से हमने देखा था. Now we are going to see about dispersion of a white light by glass prism. तो glass prism के अंदर से जो dispersion होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. It is a very easy part and might be in standards 8 you had seen this phenomena in your activity. तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और न्यूटन के पैरेलली एक एक्टिविटी पे भी हम यहाँ पे देखेंगे. यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड दैट ए स्पेक्टिकुलर कलर इन ए रेमो. हाउ डू द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस ए वेरियस कलर ऑफ द रेमो. तो जो सन की जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर इतने अच्छे कलर्स कैसे दिखाई देते हैं. बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू ए प्रिज्म, जो हमने पहले देखा था. रिफ्लेक्शन के अंदर प्रिज्म के अंदर से एक तरफ से वाइट लाइट पास होती है एंड इट इज़ गोइंग टू बी गिव यू डेविएशन होने के बाद एक एंगल क्रिएट होता था. लास्ट एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था, तो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट था. नाउ इन ग्लास प्रिज्म शोज ए एक्साइटिंग फेनोमेना. लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट थ्रू एन एक्टिविटी. टेक ए थिक शीट ऑफ द कार्डबोर्ड एंड मेक ए स्मॉल होल ऑन ए नैरो स्लिट ऑफ मिडल. एक छोटा सा हॉल कर देंगे और उसके पे देखने के लिए ट्राई करेंगे. अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट. दिस गिव्स ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट. तो उसके अंदर से एक वाइट लाइट आपको नजर आएगी. नाउ टेक ए ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल वन ऑफ इट्स फेस एज शोन इन फिगर 11.5. तो यहाँ पे जो डायग्राम बताया है प्रिज्म का बेस बताया गया है हमें. यहाँ से वाइट बीम ऑफ द लाइट पास होगी, ये रेस ऐसे डायरेक्टली जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जो हमने आगे के डायग्राम में देखा था, जहाँ पे आगे जाके एंगल क्रिएट कर सकता है. यहाँ पे से जो ये वाला पार्ट क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड ई एफ, दैट इज ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बिकॉज यहाँ पे जो मीडियम था एयर, यहाँ पे मीडियम आएगा ग्लास. यहाँ पे जो डिवीजन होगा और उसके बाद वापस से वही रेस जब बाहर निकलते हैं that we are going to see. Now take a glass of the prism and allow the light from the slit to fall on one of its face as shown in 11.5 diagram. Now turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. What do you observe? You will find a beautiful band of the colors. Why does this happens? तो यहाँ पे जब हम ये वाइट लाइट का बीम जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक पूरा स्पेक्ट्रा नज़र आता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है राइट मस्त कलर का शेडो में सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो रेड होगा, फिर ऑरेंज आता है, फिर येलो आता है, फिर ग्रीन कलर नज़र आएगा, फिर ब्लू, फिर इंडिगो एंड येलो, ऐसे एक पूरा वायलेट, ऐसे एक पूरा स्पेक्ट्रा नज़र आता है. सो प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट the incident white light into a band of a colors, so not the colors that appear at the two end of the color band. तो यहाँ पे हमें जो कलर मिलते हैं उसके बारे में हम सीक्वेंस तैयार करेंगे. जो सीक्वेंस स्क्रीन पे लेंगे तो हम ये कलर अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो उसके अंदर के जो कलर होंगे वो कौन से होंगे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन दिस फिगर. तो हम इसका एक्रोनिम कर देंगे. एक्रोनिम करना मतलब एक याद करने का तरीका. तो उसको बोला जाएगा विबिग्योर. वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड. विद द हेल्प ऑफ यू आर एबल टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ द कलर. तो इसके पीछे आपको कलर के बारे में पता चलेगा. द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. तो ये जो पार्ट तैयार होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम. ये जो स्पेक्ट्रम है यू माइट बी नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली. ये एक दूसरे के अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, बस इसके अंदर थोड़ा ओवरलैपिंग नज़र आता है. यू समथिंग मेक ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर. तो स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू ए कंपोनेंट कलर, उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन. ये फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन. तो ये हो गया डिस्पर्शन के रिलेवेंट एक आपका मेन डेफिनेशन. तो एक्सप्लेन फेनोमेना ऑफ द डिस्पर्शन इन ए प्रिज्म. तो आपको यहाँ से ये पूरा पोर्शन और जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में अच्छी तरह से लिखना है.
You have seen that a white light is dispersed into 7 color component by prism. Why do we get these colors? तो ये कलर क्यों मिले? क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट बेंड थ्रू ए डिफरेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म. तो रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट. तो जो रेड हमको सबसे ऊपर नजर आया था ना, तो वो सबसे कम बैंड होता है, लीस्ट, while the violet is the most. Thus the rays of the each color emerge along a different paths and thus becomes a distinct. It is a band of a distinct color that we see in the spectrum. तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमको नजर आते हैं. नाउ इसी के बेस पे न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि वाइट लाइट इज नॉट ए हैविंग ए सिंगल कलर बट इट इज अ कंपोजिशन ऑफ दिस विबग्योर. Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of the sunlight. He tried to split the color of the spectrum of a white light further by using another similar prism. However, he could not get any more color. He then placed a second identical prism in an inverted position. उसे पूरा बिल्कुल ऑपोजिट वे में उसने रख दिया with respect to the first prism as shown in figure 11.6. यानी इन्वर्टेड मतलब सपोज मैंने यहाँ पे जो ट्राइंगल क्रिएट किया है दैट इज ए बी और सी यहाँ पे रखता हूँ, तो बिल्कुल ए जो है उसके ऑपोजिट में आएगा, बी और सी उसके सेकेंड साइड में जाएगा. दिस अ प्रिज्म 1, दिस अ प्रिज्म 2. वाइट लाइट का डिस्पर्शन होने के बाद ये विबग्योर के अंदर कन्वर्ट होता है, वो पूरा प्रिज्म के ऊपर फॉल किया जाता है. ये कंबाइन होके वापस से सेकेंड साइड पे जब स्क्रीन पे कलेक्ट किया जाता है तो वाइट लाइट का डिस्पर्शन होने के बाद विबग्योर प्रोड्यूस हुआ. विबग्योर को कलेक्ट करके सेकेंड प्रिज्म पे गिराया गया. वहाँ से वो वापस से जब बाहर निकलेगा ऑपोजिट साइड पे, देन स्क्रीन पे हमें वापस से वाइट लाइट मिलती है. व्हाट इट प्रूव्स कि वाइट लाइट इज नॉट ए कलर बट इट इज ए कंपोजिशन ऑफ दिस 7 कलर. ये इस मेथड से प्रूव होता है. सो 11.6 में जो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेन न्यूटन्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट. क्या बोला जाएगा? एक्सप्लेन न्यूटन्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट. तो ये यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करके लिखना है अलॉन्ग विथ डायग्राम. इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि जो रेड लाइट है उसका डिस्पर्शन सबसे कम होता है, वायलेट का सबसे ज़्यादा. तो वायलेट सबसे डिस्पर्स ज़्यादा होता है. तो आप देखोगे तो रेड लाइट जो है बहुत दूरी तक जा पाती है. सो वन सिंपल थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू, जो 8th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कि जो सिग्नल्स जो होते हैं या डेंजर के जो सिग्नल्स सिंबल लगाए जाते हैं दे आर ऑलवेज मेड ऑफ द रेड कलर. क्यों? क्योंकि बहुत दूरी से भी वो आपको दिखाई देते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू टू दिस इन अ कंटिन्यूशन. हियर allowed this color of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of the white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton's the idea that the sunlight is made up of a 7 color. तो उसी ऑब्जर्वेशन पे से न्यूटन ने ये प्रूव करके दिया कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ ए 7 कलर्स. तो आपके क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं. एक, राइट डाउन द न्यूटन्स डबल प्रिज्म स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, और राइट डाउन दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स. तो आपको यही आंसर वापस से मेंशन करना है. क्वेश्चन के 2 अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं. आंसर विल बी द वन एंड सेम. यहाँ पे साइड में एक रेनबो इन द स्काई का एक डायग्राम आपको अच्छी तरह से बताया गया है. नाउ ए रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर्ड इन द स्काई आफ्टर द रेन शोवर. रेन शोवर के बाद ये रेनबो हमको आकाश में नजर आता है. ये आप ध्यान से देखो तो जो सन शाइन जहाँ पे हुआ है इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपको नजर आएगा. इट इज कॉज बाय ए डिस्पर्शन ऑफ द सनलाइट बाय ए टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun and the water droplets acts like a small prism. यहाँ पे जो प्रिज्म का काम कौन करता है? तो छोटे छोटे जो पानी की बूंदें होती है वो उसका काम प्रिज्म का काम कर देगी. They refract and disperses the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out in a rainbow. Due to the dispersion of the light and internal reflection, different colors reach the
ऑब्जर्वर्स आइज। तो हमारी आँख के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, तो जो सनलाइट फॉल होगी तो ये जो आइस का ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, रेन का ड्रॉप, ये यहाँ पे जाएगा, उसका डिस्पर्शन होगा। सो इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक ए प्रिज्म। ये अगर प्रिज्म का काम करेगा तो यहाँ से जो बार स्पेक्ट्रा होगा वो 7 कलर का होगा। यू कैन ऑल्सो सी ए रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल और ए थ्रू ए वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। तो आपके पीछे सन होगा और आगे की तरफ आपको रेनबो नज़र आएगा। बहुत ही सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। प्लीज ट्राई टू राइट इट डाउन वंस सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट विद ए प्रॉपर वर्डिंग। नेक्स्ट दैट इज ए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपेरेंट रैंडम वीवरिंग और ए फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू ए टर्बुलेंट स्ट्रीम। जो झरना होता है वहाँ पे भी आपको ये चीज़ होता है ऑफ ए हॉट एयर अराइजिंग अबोव ए फायर ऑन ए रेडिएटर। द एयर जस्ट अबोव द फायर बिकम्स हॉट, गर्म होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। एंड एयर अप हॉटर एयर इज अ लाइटर लेस डेंस देन द कूलर एयर अबोव इट and has a refractive index slightly less than that of a cooler air. Since the physical conditions of a refracting medium air are not stationary, ये stationary नहीं होते, so the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This weavering is thus an effect of the atmospheric रिफ्रैक्शन। तो ये एटमॉस्फेरिक का एक रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय ए अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन ए स्मॉल स्केल इन आवर लोकल इन्वायरमेंट, ये जो है वो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज सिमिलर फेनोमेना ऑन द मच लार्जर स्केल। तो ये जो स्टार जो होते हैं उसके अंदर भी यही फेनोमेना होता है। तो ये कैसे होता है उसके बारे में ज़रा ध्यान से सेकंड के अंदर देखेंगे। एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, उसके बारे में एक पूरा अलग से क्वेश्चन आता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्ट्रेट। द स्ट्रेट और ए एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज ए रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन occurs in a medium of a gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends straight gradually earth चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर के लेयर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हॉट एयर होगी वो हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ आने के लिए ट्राई करेगा क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग इन द एयर मीडियम फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर दिस फेनोमेना अकर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से एटमॉस्फेयर बैंड स्ट्रेट toward the normal. Since the apparent position of the star is slightly different from the actual position, the star appears slightly higher than the actual position when viewed near the horizon. Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph. स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस, बहुत दूरी पे है, ये हमें पता है। दे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स लाइट हो जाएंगे, बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। एज द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट कम फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरी स्लाइटली। तो उनका जो रास्ता होता है, रेज जो होते हैं वो थोड़ा पाथ चेंज करेंगे। एंड अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रीट लाइट स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स हो गए, तो ये थोड़े हिलते नजर आएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड एट द सम अदर टाइम फेंटर, यानी कई बार डार्क नज़र आएंगे तो कई बार थोड़े झांखे नज़र आते हैं या हल्के नज़र आएंगे, क्लियर नज़र नहीं आते। विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट, और ये इफेक्ट को बोला जाता है ट्विंकलिंग। दैट होल फेनोमेना अकर्स बिकॉज दे आर एट द far distance from the earth and plenty of the atmospheric layers are there, and because of that point side object they are going to show a phenomena of twinkling. Now why does the planet के अंदर ये ऐसा क्यों नहीं होता?
तो प्लेनेट जो है वो स्टार के कंपैरिजन में अर्थ से बहुत ही करीब है। एंड द सीन एक्सटेंडेड सोर्स इट इज कंसिडर्ड ए प्लेनेट एज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट। ये जो है वो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ द पॉइंट साइड सोर्स ऑफ द लाइट। तो टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ light entering our eye from all the individual point side source, the total variation in the amount of the light entering the eye from all the individual point side source will average out to 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, क्योंकि प्लैनेट जो है नज़दीक है, तो बड़े होने की वजह से वो जो फेनोमेना है वो नहीं हो पाता, और उसकी वजह से ये इफेक्ट नहीं होती, एंड देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो उसकी वजह से ये इफेक्ट नलीफाई होती है। ऐसे बहुत सारे नेचर के अंदर जो फेनोमेना होते हैं, हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा दैट इज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। नाउ वी आर गोइंग टू सी ए एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये आगे जाके फिजिक्स के अंदर बहुत ही बड़े मायने रखने वाले रीज़न है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले यहाँ पे अगर एक जो सन है तो ये सीधे के सीधे रेस पास करने के लिए ट्राई करेगा, ये हॉरिजॉन पोजीशन बोला जाएगा, सीधा है। तो सपोज आप यहाँ पे है तो ये आपका हॉरिजॉन हो गया। हॉरिजॉन के अंदर ये रिफ्रैक्शन होता है इंटरनली, और उसकी वजह से वो ज़रूरत से पहले हमें नज़र आता है। एक्चुअल में नीचे की तरफ है, आप देखेंगे तो उसके बदले बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक लेयर ये थोड़ा ऊपर की तरफ नज़र आएगा, तो ये जल्दी हमें नज़र आता है। वही फेनोमेना आप रिवर्स में कंसीडर करें एट द सनसेट। तो सनसेट यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके पहले तो डाउन हो चुका होगा, तो भी हमें नज़र आता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर गैप क्रिएट होता है पर डे। ये गैप जो होता है अराउंड 4 मिनट्स का होता है। अब उसको वर्डिंग के अंदर देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। द सन is a visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset। तो 2 और 2 मिला के 4 हो गए। मैंने अभी आपको बताया था कि 4 मिनट का गैप होता है। बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय सन। तो फिगर 11.10 है शोज द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजिशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू द horizon। the position or the time difference between actual sunset and the apparent sunset ये कितना हो जाएगा, 2 मिनट का। तो 2 मिनट पहले सनराइज होने के पहले नज़र आएगा और 2 मिनट बाद तक नज़र आएगा सनसेट के बाद। तो दिस apparent flattening of the sun disk at a sunrise and sunset is also due to the same phenomena। Now we are going to see about a same that is ये पॉइंट जो है वो पूरा अलग है, तो इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के अंदर आपने कई बार घर के अंदर या छत के अंदर छोटा सा हॉल होता है, तो कई बार वो रेस नीचे आते आते बड़े एक कॉइन के जैसा सर्कल आपको नीचे नज़र आता है। ऊपर अगर आप हॉल देखोगे तो बहुत ही छोटा होता है। दैट रिफ्रैक्शन और लाइट का जो चेंज होना है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट। तो डस्ट पार्टिकल पे जब भी लाइट फॉल होगी तो दे ऑल आर ऑपेक ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइट को बहुत ही बड़े दायरे में फैला देंगे। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ लेट अस सी अबाउट ए टेक्निकल पार्ट एंड ए साइंटिफिक लैंग्वेज। द इंटरप्ले ऑफ द लाइट व्हेन ऑब्जेक्ट अराउंड अस give rise to a several spectacular phenomena in nature. Blue color of the sky, color of the water in a deep sea, and the reddening of the sun at a sunrise and a sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, we have learned about the scattering of the light. तो ये किसके अंदर आता था, सॉल्यूशन के वाले चैप्टर में आपको केमिस्ट्री के अंदर आता था। दैट इज कॉल्ड है ना कॉलॉइड पार्टिकल्स। दिस पाथ ऑफ द बीम लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। तो लाइट वहाँ पे विजिबल
नहीं होती, सीधे सीधी रेस ट्रैवल कर जाएगी. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger. तो जहाँ पे पार्टिकल की साइज रिलेटिवली लार्जर होगी वहाँ पे ये स्कैटरिंग ऑफ द लाइट टेक प्लेस होता है. इस स्कैटरिंग की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होती है नेचर में, हम जो फेनोमेना देखते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड ना टिंडल इफेक्ट. तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस है ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल. दिस पार्टिकल इंक्लूड ए स्मोक, इसके अंदर होगा. तो कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है? ए वन इज अ स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर. ये इसके मेन पार्टिकल है. मैंने बीम ऑफ द लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल. तो ये नज़र आता है. द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग ए रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली by the particle. The phenomena of the scattering of the light by the colloidal particle give rise to a Tyndall effect. तो उसी की वजह से Tyndall effect नज़र आता है, which you have studied in class 9th. Phenomena is seen when the beam of the sunlight enters a smoke filled room through a small hole. मैंने अभी आपको बताया था घर के अंदर छोटा सा हॉल हो और उसके अंदर स्मोक से भरा हो. Then scattering of the light makes the particle विजिबल. तो पार्टिकल विजिबल होता है. तो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट. घना जंगल हो और उसके अंदर जब बड़े बड़े अफ्रीका और उसके अंदर जो जंगल होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़े हाई राइज ट्री होते हैं. तो वहाँ पे जो लाइट फॉल होती है वो धीरे से नीचे, थोड़े ही अमाउंट में लाइट तो नीचे आ रही होती है, बट वो नीचे आते आते बिकॉज ऑफ दैट स्मोक एंड इज दिस पार्टिकल्स जो मैंने आपको अभी बताए, ड्रॉपलेट्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल, डस्ट एंड मॉलिक्यूल ऑफ द एयर, इट इज़ गोइंग टू बिकम बिगर इन साइज. तो फॉरेस्ट के अंदर ये कैनोपी वाले जो यहाँ पे भी फॉरेस्ट देखे जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ वापस से दिखाई देती है. हियर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर्स द लाइट. क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ डैश ट्रांसपीरेशन. क्या करते हैं प्लांट्स? ट्रांसपीरेशन बाय दे आर रिमूविंग ये वाटर वेपर कंटिन्यूसली. तो ये फेनोमेना की वजह से वाटर वेपर का प्रोपोर्शन एयर में बढ़ जाता है और उसी की वजह से ये प्रोसेस होती है. द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स. वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्स मेनली कौन सी लाइट को करेंगे? ब्लू लाइट. वाइल पार्टिकल ऑफ द लार्जर पार्टिकल स्कैटर द लाइट ऑफ द longer wavelength. If the size of the scattering particle is large enough, the scattered light may even appear white. तो ब्लू तक जाता है और अगर ये स्कैटरिंग फेनोमेना और बढ़ जाएगा तो हमें ये लाइट जो ओरिजिनल कलर है उसी में नज़र आएगा, दैट इज कॉल्ड ना वाइट लाइट. ये फेनोमेना जो हमने पढ़ा दैट इज ए वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमंग ऑल, दैट इज कॉल्ड ए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टिंडल इफेक्ट. तो अभी तक के जो आज के सेशन में जो हमने पढ़े उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं. राइट डाउन न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ए डबल स्प्लिट प्रिज्म्स. सेकेंड आता है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन उसी के मद्देनज़र रखते हुए आता है कि राइट इन शॉर्ट वाई ट्विंकलिंग फेनोमेना डज नॉट अकर इन अ प्लैनेट, कि प्लैनेट कंपैरेटिवली बड़े होते हैं. उसके बाद जो फेनोमेना मैंने अभी आपको बताया दैट इज कॉल्ड ना टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट भी एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना है. नाउ ये मेन क्वेश्चंस बैंक आपके लिए हो गए जो आपको रिटर्न में लिखना है. नाउ वाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू? वाई स्काई इज ब्लू? तो द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोस्फियर हैव द साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट. These are more effective in a scattering light of a shorter wavelength. At the blue end, the light of a longer wavelength is a red end. मिडग्योर जो हमने देखा था तो उसके बीच में जो लाइट आती है वो कौन सी होती है? ब्लू. बिबिग्योर तो बी बीच में आता था ना. तो बिकॉज ऑफ दैट ये रेड लाइट हैज़ ए वेवलेंथ अबाउट 1.8 times greater than that of the blue light. Thus, when a sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter
the blue color that is called as a shorter wavelength more strongly than red. So scattered a blue light enters our eyes. If the earth had no atmosphere, अगर atmosphere ही नहीं होता तो there would not have been any scattering. तो scattering होने के कोई चांसेस ही नहीं रहते. Then the sky would have looked dark. तो हमें अर्थ क्रस्ट पे से स्काई के अंदर देखते तो पूरा ब्लैक नजर आता. द स्काई अपीयर्स डार्क टू ए पैसेंजर्स फ्लाइंग एट ए वेरी हाई अल्टीट्यूड. अगर आप प्लेन में जाते हो, अगर आपका प्लेन हाई अल्टीट्यूड पे हो रहा है, उड़ रहा है, यानी आपकी हाइट एटमॉस्फेयर से थोड़ा ऊपर जाते ही अगर हाई अल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पे से पूरा डार्क नज़र आता है, क्योंकि स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट. तो वहाँ पे स्कैटरिंग की फेनोमेना उतनी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द लेस लेयर, और एक वी कैन से ए वेरी लिटल लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर. नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द डेंजर सिग्नल जो होता है, तो मैंने अभी आपको आगे बताया, लाइट आर रेड इन कलर. क्यों? क्योंकि ये बहुत जो रेड लाइट है वो ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होता. तो रेड इज़ अ लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस. तो ये सेम कलर पे ही नज़र आता है. नेक्स्ट, दैट इज कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट. ये जो आगे का पोर्शन पढ़ा कि वाई स्काई इज ब्लू. नाउ ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट के दौरान इसके एंगल्स बदलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द एंगल्स जो बदलते हैं तो एटमॉस्फेयर के लेयर के अंदर बदलाव आता है. उसी की वजह से सनराइज और सनसेट के दौरान कलर नज़र आएंगे अलग टाइप के. तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू चेक करेंगे. हैव यू सीन द स्काई एंड ए सन एट सनसेट और ए सनराइज? हैव यू वंडर्ड एज द वाई द सन इज द सराउंडिंग द स्काई अपीयर्ड रेड? नाउ let us do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset. इसके लिए हम ये एक्टिविटी के अंदर एक नीचे जो डायग्राम है जो आप ऑलरेडी देख चुके हो इन स्टैंडर्ड 9th के अंदर, ये यहाँ पे सोर्स ऑफ दी लाइट लगाया हुआ है. यहाँ पे हमने एक लेंस L1 लगा है, यहाँ पे एक सेकेंड लेंस है, यहाँ से रेस पास हो रहे हैं. लिमिटेड अमाउंट ऑफ द रेस पास हो सके उसके लिए बीच में एक ये मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है जिसका होल का जो डायमीटर है या जो टैंक जो है उसके में से पास होने के बाद सी इज़ अ सर्कम्फ्रेंस ऑफ दिस, और उसको एक सेकेंड लेंस दैट इज L2 में से पास करके सामने एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसको कलेक्ट किया जाता है. इसके अंदर के जो पार्टिकल की साइज होगी उसके हिसाब से इसके अंदर के कलर के अंदर बदलाव आएगा. यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन या पार्टिकल जो है या कौन सा सब्सटेंस डिजोल्व है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसल्फेट भी हम बोल सकते हैं. लेट अस सी इन द फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी विच हैज बीन गिवन इन 11.3. यहाँ पे आपको याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है. नाउ प्लेस a strong source S of a white light by the focus of the covering lens L1. Lens provide a parallel beam of the light. इसको parallel beam of the light के अंदर लगाएंगे. Allow the light beam to pass through a transparent glass tank T containing clear water. Allow the beam of the light to pass through a circular hole that is called as a C made in a cardboard. Obtain a sharp image of a सर्कुलर होल ऑन ए स्क्रीन. तो मैंने आगे जो बताया था उसी के हिसाब से यहाँ पे एक MN करके होल कर देंगे यूजिंग ए सेकेंड कवरिंग लेंस L2, और ये जो रेज निकलते थे ये डायग्राम में से उसको मैं लेंस L2 पे कलेक्ट करूँगा एज शोन इन फिगर 11.11. नाउ डिजोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. हाइपो बोला जाएगा. ये कितने में डाला गया? 2 लीटर के पानी के टैंक के अंदर मैंने इसको ऐड किया है, डिजोल्व कर दिया है कम्प्लीटली. ऑफ ए क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक, एड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ ए कॉन्सनट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो आपने कौन सी दो चीज़ें ऐड की है, वन इज़ अ सोडियम थायोसल्फेट और उसके साथ डाला है सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला इज H2SO4 टू दी वाटर। नाउ इसकी वजह से हमें क्या नज़र आएगा वो हम चेक करेंगे ये एक्टिविटी के थ्रू। इज़ अ रियली गुड एक्टिविटी जो हमको नेचर के फेनोमेना को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में बताते हैं। तो यू कैन फाइंड a microscopic sulfur particle participating in a 2 to 3 minutes. As the sulfur particles begins to form, you can observe the blue light from the three sides of the glass tank. अगर आप इसको बाहर की तरह से देखते हैं मेरी तरफ से ये वाले पोर्शन से, तो ये ब्लू कलर का नज़र आता है। ये जब यहाँ पे से रेस पास होके यहाँ पे जो आता है तो एक वेवलेंथ क्रिएट होगी, और ये जो ब्लू लाइट है फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक दिस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ्स बाय माइन्यूट कोलॉइडल सल्फर पार्टिकल इसके अंदर रह जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला था, थायोसल्फेट और हाइपोसल्फेट। ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग ए सर्कुलर होल। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे धीरे धीरे करके कलर में बदलाव आते जाता है। शुरुआत में होगा ऑरेंज रेड कलर और फिर धीरे धीरे ये ब्राइट बनते जाएगा जैसे जैसे पार्टिकल्स सल्फर के बढ़ते जाएंगे। वी आर एबल टू सी ए रेड कलर ऑन द स्क्रीन। एक्सप्लेन द फेनोमेना विच इज टेकिंग प्लेस इन ए नेचर। उसी का ही ये एक फॉर्म है। तो आपने ये डायग्राम से आपको ये समझना है कि आकाश में जब सनराइज या सनसेट होता है तब आपको ज़्यादा करके ये दो कलर ही आपको नज़र आते हैं, ऑरेंज रेड या तो क्रिम्सन रेड। तो ये एक्टिविटी पे से हमें ये पूरा पता चलता है। कौन से दो सब्सटेंस ऐड किए थे वो याद रखने हैं, वन इज़ सोडियम थायोसल्फेट और उसको हाइपोसल्फेट भी बोल सकते हैं, और उसके अंदर H2SO4 डाला है। दोनों के बीच में रिएक्शन होने की वजह से सल्फर के जो पार्टिकल है वो इसके अंदर सस्पेंड हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ए सोर्स विच इज़ अ वेरी हाई लेंस L1 इज अ लेंस L2 यहाँ से कलेक्ट किया। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे पार्टिकल की साइज इंक्रीज होगी, रिएक्शन होते ही जैसे जैसे सल्फर प्रोड्यूस होगा इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ चेंज इन कलर। इन द बिगिनिंग कलर इज़ व्हाट, ऑरेंज रेड, और ग्रेजुअली थोड़े टाइम के बाद इट इज़ गोइंग टू बिकम ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी वेरी केयरफुली। और आपको समझ में नहीं आया हो एंड इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन यू कैन आस्क मी वंस अगेन एंड यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स ऑल्सो। नेक्स्ट, द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। तो लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासिस थ्रू एक अगर हॉरिजॉन पे होगा तो ये जो मीडियम है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मीडियम की थिकनेस ज़्यादा है जबकि ये मीडियम की थिकनेस कैसी है, लेस। तो बिकॉज ऑफ दैट ये फेनोमेना टेक प्लेस होता है। लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासिस थ्रू ए thicker layer of the air and larger distance in the earth atmosphere before reaching to our eyes. So, however, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. At noon, शाम के टाइम पे सन यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, the sun appears white at only a little of the blue and violet color are scattered. So near the horizon, most of the blue light and a shorter wavelength are scattered away by the particle. Therefore, the light that reaches our eyes is of a longer wavelength. तो longer wavelength कौन सी होती है, ये बिग्योर अगर मैं लिखूँ तो ऑरेंज एंड रेड विच इज हैविंग ए लेस, तो लॉन्गर वेवलेंथ उसी की हुई तो वही कलर हमें नजर आएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी दिस ऑरेंज एंड रेड। दिस गिव्स राइज टू ए रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। तो उसी की वजह से हमें सन सेट के टाइम पे हमें पूरा ऑरेंज या तो रेड जैसा नज़र आता है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेरी क्लियरली। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट you have to write down the defect of the eyes, at the same time you have to write down the
function of a different part of the eyes or different phenomena which is taking place in a nature based on this particular part। यहाँ के जो important questions मैं already parallelly आपको बताते गया हूँ। यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है इन एक्टिविटी, दैट इज ए नंबर 5 जो आपको करना है। उसके बाद आता है नंबर 6 मायोपिक पर्सन के लिए क्या है। देन वाई डू यू स्टार ट्विंकल, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉइड, एस्ट्रोनॉट को ये ब्लू क्यों नज़र आता है। उसके अलावा का जो क्वेश्चन हो गया दैट इज ए अर्ली सनराइज अर्ली सनसेट। तो आपको इतने क्वेश्चंस और आंसर्स लर्न करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज A9638229462। you can send your queries or doubts to this number also, or you can write down in a comment box। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स अभी ऑनलाइन शायद स्टडी करते हो, तो यू कैन पास दिस पर्टिकुलर दैट चैनल का लिंक उनको भी आप भेज के हेल्प कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू नॉट गेट हेजिटेंट, जस्ट follow the instruction very carefully। In this situation of a COVID, we have to do our maximum study in this way। When we will meet personally, we will try our little best to find it out the problems of this, and we'll go in depth of this particular subject by face to face। Thank you very much for being with us। Have a nice day। Thank you।